एकदम मिलेगा फ्री। तो बाबू अब बिल्कुल मत भूलिए और लग जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके आज आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। बताओ भैया, ये बरानी शब्द काहे सुसंदर्भित करता है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रिफर्स टू, बरानी क्या होता है? अच्छा, आपको पता है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे एक शब्द है जिसका नाम है मॉनसून। मॉनसून, अब हमसे पूछेंगे सर मॉनसून में क्या होता है? मॉनसून में बादल ऐसे ऐसे उमड़ते हैं कि नीचे वाले जो लोग हैं वो रोमांटिक हो उठते हैं। यूं लड़कियां साड़ी फैला करके बॉलीवुड की पिक्चरों में खड़ी रहती हैं। बादलों से बारिश नीचे बूंद बूंद करके और कभी कभी मूसलाधार उनके ऊपर पड़ती है। लड़के सीटी मारते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे मॉनसून है, तो मॉनसून कौन से शब्द से लिया गया आपको पता है? मौसम शब्द से। मौसम शब्द का मतलब होता है हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। और ये कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा ये अरबी भाषा है। वैसे ही ये जो बरानी है, बरानी लिया गया है बरान शब्द से, और बरान का मतलब होता है रेन। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये पर्शियन यानी कि फारसी भाषा का शब्द है। अब देखो बरानी का मतलब क्या हो गया? ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग या इरिगेटेड फार्मिंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरानी का मतलब हो गया रेनफेड। देखे, ऐसे उत्तर निकालो। कोई तो कह रहा टिप टिप बरसा पानी, ऐसे टिप टिप नहीं, यहां मूसलाधार बरसा पानी। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग, यही बोलते हैं ना? पता नहीं यार, एक बार एक सर जी हमको पूछे थे, बोले थे बताओ ये रोड चित्रकूट तक जाती है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगा? हम बोल रहे हैं कि सर रोड थोड़ी चित्रकूट जाती है, आप रोड पे चल के चित्रकूट जाते हैं। तो हमसे कह रहे हैं आओ इधर, कान पकड़ के हमको उठा लिए। बोले ज्यादा होशियार बन रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, ऐसे उन्होंने पूछ लिया हमसे। फिर मैंने कहा दिस रोड लीड्स टू चित्रकूट, ऐसा कुछ हो सकता है। दिस रोड गोज टू चित्रकूट तो क्या ही होगा। चलो खैर आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन जल्दी बताओ। विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है भैया? बताओ। ठीक है जल्दी बताओ। मिचेल स्टार्क, बहुत अच्छे। चलो फटाफट, अरे हम एकदम बहुत बढ़िया हैं विकास जी, अंजना बहुत अच्छे, है ना? चलो चलो चलो, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है नहीं, आरबीआई से मतलब ही नहीं है, सेबी तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो एफसीआई क्या है? एफसीआई खाद्य प्रसंस्करण की बात करता है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब फूड प्रोसेसिंग की बात करेगा ये। आरबीआई किसकी बात करता है? आरबीआई बात करता है भारत की मौद्रिक नीति व समस्याओं की। सेबी किसकी बात करता है? सेबी बात करता है पूंजी बाजार की, यानी कैपिटल मार्केट की। तो अब एक ही ना बचा हमारे पास, अब ऑप्शन में क्या बचा? ऑप्शन में बचा भैया हमारे पास डी, नेफेड। और ये जो नेफेड है, नेफेड है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग एजेंसी। याद रखिएगा, एफसीआई ना है भैया, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम क्या है? अरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको चलाने वाला कौन? सेबी। भाई स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, इन सबको चलाने वाला कौन? सेबी। सेबी बना कब? 1992 में, है ना? तो याद रखते हो ना? चलो आगे बढ़े। एक और प्रश्न है, कौन से वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? कौन था भैया? बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने की संधि। बताइए कौन से वर्ष में ऐसा हुआ था? मैं आपको बताऊं, ये 1700 वाले में तो नहीं है, नीचे के 3 ऑप्शन में सही है भैया। बताइए जल्दी से कौन सा है ना? धन्यवाद भैया जो हमारी तारीफ कर रहे हैं वो लोग। ठीक है फटाफट बताइए, फटाफट क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? ठीक है जल्दी बताओ। अरे कोई कह रहा है कि सर फुल फॉर्म बताओ। अच्छा इसका नहीं बताया क्या? नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल फार्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही तो इसका फुल फॉर्म है।
ठीक है, फटाफट बताइए। 1811 नहीं, 1818 भैया इसका सही उत्तर। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसका नहीं बताए थे आपको, ये ना नेफेड, ये NAFED है, नेफेड। नेफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ना, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध भैया 1818। अंग्रेज में थे बड़े चालाक, कुछ भी कहो, बड़ा परेशान करके रखे थे, मराठों को भी परेशान कर लिए, सोचो। चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, फटाफट इसका भी उत्तर दीजिए, आप ही को बताना है। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सरकारों के बीच किया जाता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल? कौन सा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता पर खतरा नहीं बनेगा? बताओ, साइट्स, ब्रिक्स, ओपेक या कैट्स? अब यहां है बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स तो भैया है नहीं इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या करेंगे? ये मिलकर के तो कोई ऐसा सरकारों के बीच में समझौता करवाएंगे नहीं ना, क्योंकि ये तो 5 ही देशों का समूह है। भाई रही बात ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये PEC, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आमतौर पर ज्यादातर इस्लामिक देश हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर्स है, ओपेक का हेडक्वार्टर्स जो है, ये किसी ऐसे देश में है जो कि यूरोप में है। इसका नाम है वियना। सुना है आपने? कौन से देश की राजधानी, एक बार कमेंट करके बताइए तो, एक बार जल्दी से देखें आप लोग, पता है कि नहीं? अच्छा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइट्स। ठीक है, याद रखिए, पर जल्दी से बताओ वियना कौन से देश की राजधानी? हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या कर दी गई थी? Who among the following was killed by छत्रपति शिवाजी महाराज in the battle of प्रतापगढ़? ठीक है ना, और ये कई बार ये प्रतापगढ़ लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा रहता है प्रतापगढ़, गढ़ ऐसा लिखा रहता है प्रतापगढ़। तो बताओ जल्दी, है ना। यूनिस कह रहे हैं कि सर G20 कश्मीर में, मजा आ रहा है ना, बहुत सजा हुआ कश्मीर, कल हमने फोटोज देखी थी उसकी, कश्मीर की। जल्दी से बताइए। फटाफट दो उत्तर दो इसका। चलो चलो चलो, देखो भैया 10 नवंबर 1659 की बात है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज 10 नवंबर 1659, 10 नवंबर 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटैक किया था। और 10 नवंबर 1659 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटैक किया तो शिवाजी महाराज ने किसकी हत्या कर दी थी? याद रहे, अफजल खान। अफजल खान की हत्या हुई थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में। फिर उसके बाद कौन आया? शाइस्ता खां। फिर उसके बाद कौन आया? जय सिंह। इस तरह से फिर पुरंदर की संधि भी होती है जाकर के, ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच में पुरंदर की संधि होती है? जल्दी से बताओ। चलिए मैं बताता हूं, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, अब ये पुरंदर की संधि एक बार फिर से बता दीजिए कि कब होगी, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में 100% एफडीआई समता हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है? मतलब कहने का यह कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिस सेक्टर में 100% एफडीआई नहीं हो सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। चलो बढ़िया। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो बताओ जल्दी, है ना, जल्दी बताओ। 1665 पुरंदर की संधि, क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन एक और पुरंदर की संधि हुई है ना, एक तो 1665 में हुई थी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले औरंगजेब को दे दिए थे, लेकिन एक दूसरी पुरंदर की संधि भी हुई थी, उसका भी ईयर बताइए तो। जैसे अमृतसर की संधि 2 हुई हैं, है ना, जब आप अमृतसर की संधि पढ़ते हैं तो 2 संधियां पढ़ते हैं अमृतसर की। सौरभ कह रहे सर G20 पर डिटेल वीडियो बना डालो। चलो ठीक है, कल सुबह का जो वीडियो होगा वो हम G20 पर बनाएंगे और आपको काफी कुछ चीजें बताएंगे G20 के बारे में जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, कल सुबह 6 बजे हमारा वीडियो लाइव हो जाएगा, हम रात में बढ़िया उसमें थोड़ा मेहनत करके और काम कर देंगे। बताओ जल्दी, अब यहाँ पे क्या सही उत्तर होने वाला है इसका, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पर 100% व्यापार की अगर अनुमति नहीं है तो वो है मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में। देखो
देखो 100% एफडीआई का मतलब क्या होता है? 100% एफडीआई करने का मतलब यह होता है कि कोई भी फॉरेन की 100% फंडेड कंपनी भी इस क्षेत्र में आकर काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं थोक व्यापार की बात। थोक व्यापार होलसेल ट्रेडिंग में कोई भी फॉरेन की कंपनी भी आकर लगभग 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं वॉलमार्ट, आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। वॉलमार्ट आता है मार्केट में तो वहां थोक व्यापार करता है, होलसेल। तो होलसेल में आपको पता है ना कि 100% वॉलमार्ट तो बाहर का ही है, इसमें कोई भारतीय कंपनी ने फंडिंग दी नहीं, किसी भारतीय कंपनी के साथ आकर वॉलमार्ट ने हिस्सेदारी की नहीं, वॉलमार्ट तो अपना 100% एंटर हो गया ना उस फील्ड में। तो 100% एफडीआई यानी कि 100% कोई भी फॉरेन की कंपनी यानी कोई भी विदेशी कंपनी आकर के भारत के एक क्षेत्र में अपना व्यापार स्थापित कर सके। ऐसे ही एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार की बात करें, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में, अब बताओ जल्दी से, लिवाइस नहीं सुनते हो आप? पेपे जीन्स नहीं सुनते हो आप? हैं एडिडास नहीं सुनते हो आप? इनकी सबकी जो बात कर रहा हूं ये एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार है ना। आप ये छोटे छोटे ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं लिवाइस की बात कर रहा हूं, मैं पेपे जीन्स की बात कर रहा हूं, या मैं एडिडास की बात कर रहा हूं, ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां आकर के भारत में अपना सिंगल ब्रांड आउटलेट स्टोर खोल लेती हैं और सिंगल ब्रांड आउटलेट स्टोर खोलने के बाद फिर यहां पर उत्पाद अपना बेच रही है ना। ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसके बाद ई कॉमर्स एक्टिविटीज, अरे ई कॉमर्स गतिविधियों में तो क्या क्या नहीं हो रहा भैया। अमेज़न कहां था, कहां से कहां भारत आ गया, भारत में आजकल नंबर 1 बना हुआ है ना। तो समझ गए ना, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसमें आकर के कोई विदेशी कंपनी स्वयं को भारत में स्थापित कर सकती है, वो ये तीनों के तीनों क्षेत्र हैं। लेकिन मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में नहीं कर सकता। यहां अपना ही चलेगा, क्रोमा चलेगा जो अपना लोकल है, ठीक है, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा जो अपना लोकल है, पर बाहर वाले नहीं चलेंगे। चलो आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए भैया, भारत के सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों में से टेमी चाय बागान कौन से राज्य का एकमात्र चाय बागान है? टेमी। देखो अच्छे से समझा दिया ना क्वेश्चन, तो ध्यान में अब रहेगा ना कि एफडीआई है क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बाबू, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। जल्दी से बताइए, भारत के सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों में से एक टेमी चाय बागान कौन से राज्य का एकमात्र चाय बागान है? टेमी नाम सुना है? सुना तो अवश्य होगा। पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का, असम का, उड़ीसा का। तो देखो भैया यहां पर सही उत्तर जो है, सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, ये किसका है? सिक्किम का। फिर सिक्किम में चूंकि ऊंचाई ज्यादा हो जाती है ना, तो ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वहां ऊपर बहुत सारे चाय के बागान नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने स्टूडेंट्स को प्यार से बाबू बोला, तो उसमें से एक स्टूडेंट है, वो कह रही है सर बाबू, और फिर वो हंसने वाला इमोजी बना रही। अरे हम तुमको वो वाला बाबू नहीं बोल रहे, वो वाला बाबू तो हमारा घर में है हम जो बाबू बोल रहे हैं वो प्यार से, जैसे बच्चों को बाबू कहा जाता है, वो वाला बाबू बोल रहे हैं। लेकिन छेरी का चित्त महेरी मां, इसका मतलब बकरी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पत्ती खाने पर रहता है। सुधर जाओ, सब के सब पढ़ाई करना शुरू कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके भैया यहां पर एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य है? जल्दी बताओ। जूट जो है ना, इसमें हम भारत में, मतलब जो हम भारत वाले हैं, विश्व में नंबर 1 है, विश्व में नंबर 1 है हम जूट के उत्पादन में। अब जल्दी बताइए कौन? ठीक है, फटाफट उत्तर दीजिए। चलो तो बताओ जल्दी। वेस्ट बंगाल है, नागालैंड है, कर्नाटक है कि राजस्थान है? स्वाभाविक है, जूट क्या होता है? जूट में से रस्सियां बनती है ना, जूट में से बोरे वगैरह बनते हैं। अरे बोरा जानते हो, बारदाना, जिसको उड़ा किडनैपिंग की जाती थी पहले के जमाने में तो उसमें भैया, उसमें वो जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अग्रणी होगा हमारा पश्चिम बंगाल। दीदी वाला राज्य, दीदी वाला राज्य है, कोई अलग नहीं कह रहे हम, दीदी वाले राज्य की बात कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन में, विजया बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है भैया? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। इन स्टैटिक क्वेश्चन में थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। देखिए भैया, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के तो पूछे नहीं जाएंगे, यही थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हीं का बस याद रखिएगा। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? भैया बैंगलोर में। आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंट्री? राष्ट्रपति द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने बार की गई है ना? जल्दी बताओ।
ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? जल्दी बताओ। अरे देखो आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है इसके लिए? अरे भैया आर्टिकल देखो, देखिए 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 देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। फिर एक हमारे संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 356, ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या कहते हैं इसे? प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर एक और आर्टिकल है, जो आर्टिकल है जिसे कहते हैं हम लोग 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की। हालांकि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल हुआ नहीं। प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में होता है, तो ये तो अलग अलग राज्यों में कई बार हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 352 352 की बात की जाए तो भारत में कितनी बार, तो देखो बाबू याद रखना, एक बार 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, दूसरी बार ये जो लागू की गई थी याद रखिएगा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, और तीसरी बार ये लागू की गई थी याद रखिएगा 1975 में जब फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे हमारे भारत के प्रेसिडेंट। तो 1962, 1971, 1975, सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में की गई है। लेकिन आज के लिए होमवर्क देंगे, बिना होमवर्क दिए ना मानूंगा बाबू। देखो होमवर्क यह है कि आर्टिकल 356 के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 365 के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। 56 का उल्टा 5-6 की जगह 6-5 कर दो। लेकिन अब बताओ ये जो प्रेसिडेंट रूल लागू होता है 56 की जगह 65 वाला, ये क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? माने 356 365 राज्य आपातकाल में फर्क क्या है? यहां पर आ गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ें। आगे चल करके हम एक बार और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और फटाफट आप इसका आंसर दोगे। किसे कहा जाता है फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भैया ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। बताओ जल्दी, क्या ये किसी भी तरह से मछली उत्पादन से संबंधित है? जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री PM एक योजना चल रही है, मत्स्य संपदा योजना। सुना है नाम? जल्दी बताओ। भारत में जब जब हम लोग चर्चा करते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? बताओ जल्दी, कौन है भैया ब्लू रिवॉल्यूशन? बताओ 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 जल्दी। क्या ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब, ठीक है ना, क्या ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब किसी भी तरीके से फिश प्रोडक्शन से है? बोले हाँ, यस। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रही ना, इस संपदा का भी फुल फॉर्म है। काहे कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना भी चल रही थी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी थी। ठीक। अच्छा आप लोग आज ना एक सेंसिबल क्वेश्चन लेकर के जाइए हमसे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, आपने कल की न्यूज देखी होगी, मैं बड़ा स्तब्ध हो जाता हूं जब ऐसी न्यूज देखता हूं। किसानों ने सभी के सभी टमाटर रोड पर फेंक दिए हैं, है ना। किसानों ने टमाटर रोड पर फेंक दिए क्योंकि टमाटर का रेट मिल रहा था 1.5 रुपए प्रति किलो। जब हम बात कर रहे थे, जो कृषि कानून लेकर के आई थी सरकार, जिसमें प्राइवेट कंपनी का इंटरवेंशन था, आप एक बात बताइए, क्या वो सही था कि प्राइवेट कंपनी आकर के आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद ले या नहीं? अगर आप 1.5 रुपए किलो टमाटर भेज रहे हो या बेच रहे हो, 1.5 रुपए किलो टमाटर बेचने में ना, 1.5 रुपए किलो टमाटर बेचने में क्या ऐसा कोई, आपको बताना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके भैया ना, आगे चल करके एक और चीज, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी साहब को। ब्लू किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये फिश से रिलेटेड है। अच्छा वर्गीज कुरियन मिल्क रिवॉल्यूशन से है ना, ये मिल्क रिवॉल्यूशन यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा MS स्वामीनाथन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो भारत में फसल की बात करते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं यहां पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चले तो एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जल्दी से बताओ। ठीक, ये देखिए
हाँ हाँ हाँ, बताइए 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 जल्दी से, कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ठीक, चलो बताओ। हाँ, कंचन सिंह कह रही हैं हमको टमाटर वाली स्टोरी समझ में नहीं आई। अरे बाबू, अच्छा ठीक है, फिर कभी समझाएंगे। चलो आगे बढ़े। देखो भैया, शरावती नदी पर जो फॉल बना हुआ है ना, उस फॉल का नाम है जॉग वाटरफॉल। ये जॉग वाटरफॉल को गैरसोप्पा झरना भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, गैरसोप्पा झरना। और ये गैरसोप्पा झरना जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जल्दी से बताइए, क्या ये 253 मीटर ऊंचा झरना है या नहीं? अच्छा, धुआंधार प्रपात कहाँ है? तो धुआंधार प्रपात तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, हालांकि ज्यादा ऊंचा नहीं, धुआंधार प्रपात सिर्फ 15 मीटर ऊंचा है, ज्यादा नहीं, ऐसा वहां की अथॉरिटी कहती है। ये क्या है यार? अथिरापल्ली। अरे भैया, बाहुबली की शूटिंग जो हुई है, आप लोग देखे हो बाहुबली पिक्चर? नहीं देखे हो? आज आपको फैक्ट बताता हूं। बाहुबली मूवी, जिसमें वो सात पर्वतों को पार करके बाहुबली चढ़ के जाता है और फिर जाकर मिलता है अवंतिका से, तो वो जो बाहुबली जिन जलप्रपात पे चढ़ता है उसमें वीएफएक्स वगैरह ऐड किया गया, परंतु उसकी जो शूटिंग हुई है वो अथिरापल्ली वाटरफॉल में हुई है। तो जलप्रपात ये भी याद रखना, कहां है ये भैया? तो ये है केरल में। कहां है? केरल में। और दूध सागर फॉल कहां है? तो दूध सागर फॉल याद रखना, दूध सागर प्रपात जो है यह भैया गोवा में। ठीक है ना, दूध सागर फॉल। चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो? चेन्नई एक्सप्रेस के पहले सीन में जब वो गाड़ी को रोकता है, ट्रेन को चेन खींच करके, तो ट्रेन को चेन खींच के जहां पर रोकता है ना, वो वाला जो वाटरफॉल है जो ऊपर से पानी गिरता है, उसको कहते हैं दूध सागर प्रपात। तो देखो, ऐसा है कि सब सारी जानकारी हम यहीं पे दे रहे हैं आपको। ठीक है, सब सारी जानकारी यहीं पे दे रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे भैया, मिस यूजी का बर्थडे है आज, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जितने भी वर्ष कंप्लीट की हैं, हम चाहते हैं कि इसमें और वैभव आप जोड़ें, और इसका मतलब कि आप अगले साल अपना सिलेक्शन लें और सिलेक्टेड होकर के कहें कि सर मिठाई खा लीजिए, आज मेरा जन्मदिन है। कमेंट नीचे कीजिएगा, हम एड्रेस बताएंगे आपको, सिलेक्शन लेकर के आइए, मिलने हमसे, मिठाई खिलाइए भैया। चलो आगे बढ़ें। आगे चल करके एक और क्वेश्चन, जल्दी बताओ, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था भैया? बताओ जल्दी से, गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? देखो भैया, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, तलवंडी। तलवंडी कहां है? तलवंडी लाहौर के पास में है। किसके पास में है? लाहौर के निकट, नजदीक है ये। लाहौर कहां है आपको पता है? एक बार एक लड़का हमसे बोला सर ये लाहौर जो आप बता रहे हैं भारत में ही है? मैंने कहा नहीं भैया, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो बोला अच्छा सर, मेरे को लगा जोधपुर के बगल में है। तो मैंने कहा है तो थोड़ा वहीं से नजदीक में ही, परंतु लाहौर है पाकिस्तान का हिस्सा। तो भैया तलवंडी याद रखिएगा। ये अब आजकल जो तलवंडी में गुरुद्वारा बना हुआ है उसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से। चलो आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े से है, तिलहन से है, जूट से है, कपास से है, किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति। देखिए आपके लाइव और लाइक में इतना ज्यादा जो फर्क है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई नहीं। अब बताइए हम क्या कहें आप लोगों को? हैं, अटेंडेंस लगानी तो बनती है ना, कम से कम। अटेंडेंस भी नहीं लगाएंगे, ऐसा चलते रहेगा? कम से कम अटेंडेंस लगाइए जब क्लास में आए हैं तो। चलो, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? लेदर से है, ऑयल सीड से है, जूट से है, कॉटन से है, किससे है भैया? जल्दी बताओ, किससे है संबंध सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का? एसोसिएटेड विथ लेदर, ऑयल सीड्स, जूट या कॉटन? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉटन से। ठीक है, एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है, जल्दी से बताइए, क्या उसका नाम रेयॉन है या नहीं? अभी प्रश्न पूछा गया था हाल ही में एक परीक्षा में कि रेयॉन क्या है, तो याद रखिएगा रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चला जाए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर चल करके हम अगला प्रश्न करेंगे और अगले प्रश्न से हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। डिस्कस करने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। एक और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा शहर है जिसका हेड ऑफिस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब किसमें
IRDAI का हेडक्वार्टर्स है भैया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है कि भैया इसका हेडक्वार्टर्स जो है, इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का हेडक्वार्टर्स है। और जल्दी से बताओ इसका इस समय पर कौन है हेड? हेड यानी मुखिया कौन है भैया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। चलो आगे बढ़े एक बार जल्दी से क्वेश्चन। कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का विकास किया और पंजाबी लैंग्वेज लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? जल्दी से बताओ। यहां पर गुरु रामदास जी हैं, गुरु हरगोविंद जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु अंगद जी हैं। बताइए, देखिए, गुरु रामदास जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद जी। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी किसके समय पर समकालीन थे? याद रखना, मुगलों में औरंगजेब के। औरंगजेब ने इनका सर धड़ से अलग किया था, याद आया? जब इनका सर धड़ से अलग किया था, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो इन्हीं के पुत्र थे, उन्होंने खालसा आर्मी की स्थापना की थी और उसके बाद खालसाओं ने लड़ाई करनी शुरू की मुगलों की सेना से। ठीक, हालांकि जो लोग सिखों में वॉरियर ब्रांच थी, उस सिखों की वॉरियर ब्रांच को पहले ही बना दिया गया था। ठीक है ना, सिखों की जो वॉरियर ब्रांच थी, सिखों की वॉरियर ब्रांच को पहले ही बना दिया गया था। चलो देखो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी जो थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को बढ़िया तरीके से स्थापित किया ताकि पंजाबी भाषा को लिखा जा चुके। अब जब देखो, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ यानी हॉली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किसने किया? किस सिख गुरु ने? अब देखिए, यहां पर कभी प्रश्न ये नहीं आता लिखा किसने, हमेशा प्रश्न आता है संकलित किसने किया। क्यों जानते हो? क्योंकि लिखने में और संकलन करने में बड़ा अंतर है। लिखने का मतलब यह कि एक व्यक्ति जिसकी संपूर्ण विचारधारा उसमें लिखी हुई है, संकलन ये कि जो व्यवहारिक है ना। गुरु हरगोविंद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या वो दूसरे गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ यानी कि जो हमारा सिख धर्म का सबसे ज्यादा हॉली स्क्रिप्चर है, जो हमारे सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, क्या उसका संकलन दूसरे गुरु ने किया था? जल्दी से बताइए। यहां पर आप सभी के लिए प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अर्जन देव जी हैं, इसलिए मैं कहता हूं अर्जन देव जी हैं, अर्जुन देव जी नहीं हैं। इनका नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। बताइए, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जल्दी बताइए, 4 महान सत्य। सबसे पहले दुख, है ना? क्या है? दुख। संसार दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है। फिर दुख समुदय, दुख समुदय। फिर उसके बाद दुख निरोध, और फिर उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब बता दो, ये देखो 4 सत्य इस जीवन के। एक, संसार दुखों से भरा पड़ा है। नंबर 1, दुख का मतलब है संसार दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा, दुख समुदय, एवरी सॉरो हैज अ कॉज, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, दुख निरोध, दुख को खत्म किया जा सकता है, सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। और चौथा, उन पथों पर चलकर, जिन पथों पर जाकर दुखों को खत्म किया जा सकता है, पाथ विच आर लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ सॉरो। अब देखो भैया, यहां पर अगर आप दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चाहते हो तो आपको फिर अपने अंदर अष्टांगिक मार्गों की धारणा को बनाना पड़ेगा, उनका अनुपालन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अष्टांगिक मार्ग इसे कहते हैं भैया इंग्लिश में 8 फोल्डेड पाथ। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं 8 फोल्डेड पाथ। तो ये अष्टांगिक मार्ग कहां मिलेंगे? अष्टांगिक मार्ग मिलेंगे हमारे बौद्ध धर्म में, ठीक है। जो जैन धर्म है उसमें मिलते हैं 3 ज्वेल्स, इसमें मिलते हैं त्रिरत्न। क्या मिलते हैं इसमें? त्रिरत्न, ठीक। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहां पर याद रखें। आगे एक और क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था भारत में? भारत में राष्ट्रीय, ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? नहीं, गौतम बुद्ध जी बढ़िया थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया देखिए संसार दुखों से भरा पड़ा है। उस समय पर लोग गौतम बुद्ध जी को बढ़िया फॉलो किया करते थे, लेकिन उस समय दिक्कत नहीं थी ना कि SSC, UPSC,
बैंक, रेलवे, नाबार्ड या आरबीआई या उसके अलावा ईपीएफओ, इसरो, डीआरडीओ, बार, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएसए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या उसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब क्वालिफाई करने पड़ेंगे। है, मैं तो हमेशा कहता हूं दोस्तों कि लड़कियों को यदि मनचाहा पति चाहिए तो उनके लिए वट सावित्री का व्रत है, सावन सोमवार के व्रत हैं, हरितालिका तीज का व्रत है या महाशिवरात्रि के व्रत में वो अच्छे वर की कामना कर सकती हैं। लेकिन अच्छे वधु की कामना यदि लड़कों को करनी है तो भैया उसके लिए एक ही उपाय है, यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे। अगर बढ़िया सिलेक्शन ले लिए तो मनचाही लड़की से शादी हो जाएगी, नहीं तो फिर शादी तो होइबे करेगी किसी न किसी तरह। है, यह है, होइबे करेगी। चलो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में पास हुआ था। चलो आगे बढ़े, बताइए जल्दी से कौन सा वर्ष था जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी भारत में? पता है आपको कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। आप लोग इनका नाम सुनते हो एमएन रॉय के नाम से, है ना? इनको आप एमएन रॉय के नाम से जानते हो भारतीय इतिहास में। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधारणा इन्होंने दी थी। इन्होंने संविधान सभा की अवधारणा दी थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो भैया भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापित की गई? याद रखिएगा सन 1925 में, जब आरएसएस बना और कम्युनिस्ट पार्टी। देखो कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 एमएन रॉय ने स्थापना की और 1925 में ही हेडगेवार साहब ने स्थापना की थी आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। किन्होंने स्थापना की थी? याद रखना, इनका नाम मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर से, हेडगेवार जी, ठीक है ना? एमएन रॉय साहब ने स्थापना की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की, इन्होंने स्थापना की थी कम्युनिस्ट पार्टी की। हेडगेवार साहब ने स्थापना की थी आरएसएस की। चलो आगे बढ़े, एक और प्रश्न आपके सामने। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? जल्दी बताओ। अरे जनगण मन इतना बढ़िया लिखा गया है ना, इसमें आप लोग ये जैसे हमारा मान लो हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखो उनकी लाइन पढ़ो मजा आ जाता है अपने आप। देखो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। है ना? कितना बढ़िया तरीके से भैया देख रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये जनगण मन लिया गया है। तो भैया याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनगण मन लिया गया है बांग्ला भाषा से। लिखा था इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने न सिर्फ कि भारत का राष्ट्रगान दिया है, भारत के अलावा और कौन से राष्ट्रगान को दिया उन्होंने? तो आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला ये कहां से? तो ये भी याद रखना है, आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश से, है ना? आमार सोनार बांग्ला कहां का राष्ट्रगान होती? तो बाबू याद रखो बांग्लादेश का राष्ट्रगान होती। जल्दी से बताओ कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है? अब देखो होता क्या है कि आपका जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। देखिए भैया इसमें दो पार्ट है हीमोग्लोबिन में, एक है हीमेटिन और दूसरा है ग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है और इसकी खास बात यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बड़ा जल्दी एसोसिएट और डीएसोसिएट करता है। यानी कि जब आपके फेफड़ों के अंदर रक्त जाता है तो उसी समय पर वह कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप करता है, ऑक्सीजन को लेता है और फिर पुनः हृदय में आता है। तो आपके हृदय से रक्त फेफड़ों में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और उसके बाद फिर हृदय में आएगा और हृदय से पूरी बॉडी में भेजा जाएगा। दोस्तों अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाए ना तो देखो 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 नो, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया ग्लोबिन ने तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ना ये 200% ज्यादा तेजी से 200% ज्यादा तेजी से एसोसिएट और डीएसोसिएट करती है। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़ों में चली गई तो इसका मतलब यह है कि यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ऑक्सीजन रहती तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता, चूंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है फेफड़ों में इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन रक्त सोख नहीं पाएगा। ऑक्सीजन जब सोखेगा नहीं तो आपको सफोकेशन होगी। सफोकेशन का मतलब होता है अंदर से दम घुटता है।
समझ रहे हो? तो ये सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। केरल और लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय कहां स्थित है भैया? सॉरी, उच्चतम कह गया मैं गलती से। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट, कहां है भैया? एर्नाकुलम में, थ्रिसूर में, कोच्चि में, कन्नूर में, कहां? ठीक है, जल्दी बताओ कहां होगा? एर्नाकुलम, थ्रिसूर, कोच्चि, कन्नूर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भैया ये कोच्चि में स्थित है। कोच्चि, केरला हाई कोर्ट कोच्चि, कोच्चि। अच्छा, एर्नाकुलम जो है कोच्चि के बगल में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? Which cells in our body are called as the soldiers of the human body? ठीक है, और पुलिस मैन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। सोल्जर्स तो कहते हैं, सोल्जर के अलावा पुलिस मैन भी कहते हैं इसे। जल्दी से बताइए, हमारे मानव शरीर का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? आइजोनोफिल्स को कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं को कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को कहते हैं, बेसोफिल्स को कहते हैं। देखो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसमें एक तरफ आप देखोगे, एक तरफ आइजोनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, ये सब होते हैं। ठीक, आइजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये, और दूसरी तरफ क्या होते हैं भैया? इसमें होते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो भैया यहां पर सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर देखो ध्यान से, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनको कहा जाता है पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती यार, सफेद रक्त कोशिकाओं को पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। भैया किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह के शरीर में आने वाली समस्या का हल क्या है? समस्या का हल है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। याद रखो, थोड़ा आगे बढ़ो। बताओ जल्दी, दाहिनी फुसफुसी धमनी क्या होती है? फुसफुसी नहीं, फुफ्फुसी धमनी। राइट पुलमोनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन द लेफ्ट, वाइडर देन द लेफ्ट, शॉर्टर देन द लेफ्ट, और ऑफ द सेम साइज एज द लेफ्ट। राइट पुलमोनरी आर्टरी, अब देखो भैया, सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी का मतलब कि जब भी रक्त कभी भी हार्ट से बाहर निकलेगा तो आर्टरी का मतलब आउट गोइंग, और वेन, वेन का मतलब होता है शिराएं, ठीक है, और शिरा का मतलब होता है इनकमिंग। तो जब भी हृदय में रक्त आएगा वो हमेशा वेन्स के थ्रू आएगा। जब भी रक्त से बाहर जाना है, रक्त को हृदय से बाहर जाना है, तो वो हमेशा धमनी के माध्यम से जाएगा। और जब ये शब्द पुलमोनरी कहीं पर आ जाता है ना, पुलमोनरी का मतलब हो गया हार्ट से लेकर के, हार्ट से लंग। तो याद रखिएगा, ये जो पुलमोनरी आर्टरी होती है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि भैया आपके हृदय में दुनिया भर से, यानी पूरे शरीर के हिस्से से रक्त आया। अब देखो, रक्त आता है तो कैसे? हृदय में रक्त आया, दाईं तरफ स्टोर होगा। सबसे पहले दाईं तरफ वाले स्टोर हुआ, दाईं तरफ में स्टोर होकर के एट्रियम से वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल यानी कि जो नीचे वाला निलय हिस्सा है, निलय हिस्से में जाने के बाद एक बार पंप किया जाता है। जैसे ही पंप होगा, अब वो जाएगा पुलमोनरी आर्टरी से। ब्लड का हार्ट में पहुंचना, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचना, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक जाना, फेफड़ों में रक्त ले लेना या ऑक्सीजन को एसोसिएट, कार्बन डाइऑक्साइड को डीएसोसिएट करना, वापस पुलमोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारे हृदय में आएगा। और हृदय में इस बार बाएं साइड, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर प्रेस किया जाएगा माइट्रल वाल्व से, तो नीचे आएगा बाइक्यूस्पिड वाल्व से, और बाइक्यूस्पिड वाल्व से नीचे आने के बाद फिर उसे आओर्टा, महाधमनी में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद पूरी बॉडी में जाता है। तो फुफ्फुस, फुफ्फुस जो शब्द है ना, फुफ्फुस का मतलब समझिएगा पुलमोनरी। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाएं से अधिक लंबा, ठीक है, लॉन्गर देन द लेफ्ट। देखो भैया, फेफड़ों से हार्ट के दाएं हिस्से से, ठीक है ना, देखो भैया, देखो देखो ध्यान दो, ये दायां वाला हिस्सा इधर है, ठीक है, और हार्ट किधर है? इधर है। अब देखो, दायां हिस्सा इधर है जहां ये हाथ घुमा रहा हूं, हार्ट कहां है? लेफ्ट की साइड है। तो भैया दाएं हिस्से से पूरे लंग्स तक घुमाना है और फिर बाएं हिस्से में सीधे नजदीक से आ जाना है। इसलिए चलो आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन, कुल भू क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भू क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है। देखो 263 यहां पर भी है,
263 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि Y263 मेरा कोड है, यही कोड आपको डिस्काउंट दिलाता है ना बढ़िया वाला। चलो चलो, हाँ जगदीश जी आप एक काम करना, जब हमारा ये सेशन अंत हो जाएगा तो आप एक बार ऑफलाइन कमेंट कर देना, तो हम आपको हेल्प कर देंगे वहां पर, ठीक है? और नहीं तो देखो बाबू ध्यान दे लो, आप अगर अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हो ना तो गलत कर रहे हो आप लोग। देखो मैं आपको सही बता दूं, यहां पर अभी तो हम सेशन तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, दुनिया भर की जानकारी देते ही रहते हैं, परंतु आप लोग भी कम नहीं हो, गलतियां करते रहते हो। गलती मत किया करो भैया, थोड़ा मेहनत किया करो। मेहनत करने से क्या होगा? मेहनत करने से आपका एग्जाम होगा क्वालिफाई, है ना? एग्जाम क्या होगा आपका? याद रखिए, एग्जाम होगा आपका क्वालिफाई। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो देखो, चलो आज आपको बता देते हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस ही समझा देते हैं, तो प्रोसेस समझ लेना। देखो हाँ, जल्दी जल्दी से अब उत्तर देना शुरू करो, ठीक? हाँ चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके एक और क्वेश्चन, पहले तो ये देख लो, ये 7वें नंबर पर आता है, तो ये याद रखना है। चलो आगे चल करके एक और क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? भारत में नंबर 2 बता सकता हूं, नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पर मैं कह सकता हूं आपसे कि नंबर 3 पर है हमारा छत्तीसगढ़। पर आप बताओ नंबर 1 पर कौन है? क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि बाबू देखो, सबसे पहले आप लोग देखो देखो देखो, आपका जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में बाबू लगी हुई है ऐप डाउनलोड करने की लिंक। देखो बाबू ब्लू कलर से लगी हुई है ना, ब्लू लिंक लगी हुई है कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर। देखो कमेंट सेक्शन में, देखो बाबू कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करो भैया, ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर एसएससी को सिलेक्ट कर लेना। एसएससी सिलेक्ट करोगे, नीचे आएगा कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन कर लेना ग्रुप। ऊपर ग्रुप, एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शन आता है, एक्सप्लोर ग्रुप देखोगे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो उसमें एक ग्रुप है जीएस बाई नवदीप सर। तुम्हारी कोई भी समस्या हो ना, बस वहां पर लिख दिया करो, वहां पर हम बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, हम वहां पर आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है ना? तो याद रखना कि आपको कोई भी समस्या है तो इस वाले ग्रुप पे लिख दो, इस वाले ग्रुप पे बाबू हम आपको रिस्पांस दे देंगे। चलो फिलहाल यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश, हमारा मतलब मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश। तो फॉरेस्ट एमपी टॉप किया हुआ है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। बताओ जल्दी से, कौन सा एक हृदय का कपाट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाल्व ऑफ द हार्ट? आउटिक, ट्राइक्यूस्पिड, स्केप्टम, सेप्टम या माइट्रल, कौन सा वाला? बताओ जल्दी। हाँ स्टडी लेवल बिल्कुल दोनों में आता है बाबू। चलो बताओ जल्दी से, फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का एक कपाट नहीं है? ऐप डाउनलोड करिए जल्दी से, ब्लू वाली लिंक पर क्लिक करके, चलो जल्दी बताओ, है ना? हाँ कुछ PYQ है आयुष बाबू, और कुछ जो हैं कुछ दूर के हैं। जी जी जी, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला हूं, आप लोगों को पहले ही बता दूं, इससे पहले कि आप लोग पूछें कहां से हो क्या नहीं, MP के सतना जिले में भैया। चलो आगे बढ़े, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेप्टम। सेप्टम जैसा कोई वॉल्व होता है क्या? नहीं होता ना। आउटिक वॉल्व होता है, माइट्रल वॉल्व होता है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व होता है, बाइक्यूस्पिड वॉल्व होता है। अच्छा माइट्रल को ही तो बाइक्यूस्पिड कहते हैं। बाइक्यूस्पिड वॉल्व क्या है? बाइक्यूस्पिड वॉल्व कोई और थोड़ी ना है, माइट्रल ही तो है। माइट्रल क्या है? माइट्रल का मतलब होता है बाइक्यूस्पिड। चलो आगे बढ़ाओ, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्रापक रेसिपिएंट मतलब कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेता, कोई भी ब्लड आकर के इसमें शामिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बताओ जल्दी से। देखो यहां पॉजिटिव निगेटिव का भी फैक्टर है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे O है, A है, B है और AB है। अब देखो भैया, O पॉजिटिव भी, O नेगेटिव भी, A पॉजिटिव भी, A नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अब देखो बाबू, इसमें ध्यान दो, आज कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं। ब्लड में जो ये पॉजिटिव निगेटिव का फैक्टर है, ये आया था RH फैक्टर की वजह से। अब RH का मतलब है रीसस। रीसस एक बंदर है जो अफ्रीका में पाया गया, और उस बंदर के ब्लड के अंदर एंटीजन में मौजूदगी RH फैक्टर की थी।
अब चूंकि एंटीजन ही मौजूद है, इसलिए हमने ये पता लगा लिया कि भाई जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, इस 4 ब्लड ग्रुप में एक जगह RH हो सकता है, दूसरी जगह RH नहीं हो सकता। अब देखो, जिसमें RH मौजूद है, अगर उसमें बिना RH वाला डाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाबू याद रखो, अगर तुम ध्यान दो, अगर तुम AB पॉजिटिव में AB नेगेटिव वाला डाल दो तो दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अगर AB नेगेटिव में पॉजिटिव वाला डाल दिया ना तो ब्लड का थक्का जम जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। इसलिए याद रखना हमेशा कि पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव वाला ब्लड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी नेगेटिव ब्लड में पॉजिटिव वाला मत डाल देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए याद रखिए, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ना, आपसे पूछा जाता है ना यूनिवर्सल डोनर, तो आप क्या कहते हो भैया, देने वाला। ये डोनर का मतलब क्या, डोनर का मतलब देने वाला। तो देने वाला आप कभी O पॉजिटिव को कहते हो कि O नेगेटिव को कहते हो, जल्दी बताओ कौन सा है, O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ O पॉजिटिव या O नेगेटिव, डोनर कौन सा है। कह रहे हैं O नेगेटिव है सर। हाँ जल्दी बताओ कौन सा वाला, O नेगेटिव के O पॉजिटिव। आज प्रश्न बढ़िया है, बताओ जल्दी से। हाँ, सब कह रहे हैं निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। ये सही है आपका, ये सही है, ये गलत है। काहे डोनर निगेटिव है, डोनर के निगेटिव होने के पीछे कहानी समझ गए। डोनर के निगेटिव होने के पीछे कहानी सिंपल है, सिंपल ये कि इसमें RH फैक्टर नहीं है। तो भैया RH फैक्टर नहीं है तो RH वाले में डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि RH फैक्टर है और नहीं डाला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम सर? फाइल चेक कर लेता हूं, एक रिकॉर्डिंग मेरी थी, है या बस 1 सेकंड के लिए हो जाए। चलो भैया आगे बढ़े, तो आगे इस सेशन की बात कर लीजिएगा, 10 मिनट का है। चलिए आगे बढ़े। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फॉरेस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, पशुओं एवं मानव गतिविधियों के कारण इसके संपर्क में आने वाले चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना क्या कहलाता है? बताओ भैया। कंचन कह रही सर जी डॉक्टर बना देंगे क्या आज? हाँ डॉक्टर तो ठीक है, चलो बना ही देंगे जो कुछ भी है। तुम लोगों देखो बाबू, हमारे सेशन का यहाँ पे मतलब क्या, 30 क्वेश्चन भले डिस्कस हो, लेकिन जानकारी कम से कम 150 क्वेश्चन की हो जानी चाहिए। आज देखो कितनी सारी जानकारी नहीं आपको दे दी। तो ये बताओ जल्दी से कि ये जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने टूटती हैं, क्षय होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, इसे कहते हैं वेदरिंग, अपक्षय होना। ठीक है ना। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब कुछ क्या कहलाता है? ये सब कुछ कहलाता है हमारे, है ना, ये सब कुछ क्या कहलाता है? इसको कहते हैं डिके या वेदरिंग। देखो बाबू, मैं कह रहा हूं फिर से कि भले ही ये CGL की क्लास है, लेकिन CHSL का फॉर्म भर देना। अभी जितनों ने नहीं भरा है जल्दी भर दो CHSL का फॉर्म, क्योंकि CHSL जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CHSL क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू? CGL तो चलो ठीक है, हिट किया नहीं किया कोई बात नहीं। हमेशा याद रखो कि अगर सितारों को अपना लक्ष्य बनाओगे तो चूक भी गए तो कम से कम चांद पर आकर के रुकोगे। अगर लक्ष्य ही एकदम खजूर बना के रखा है तो नीचे जमीन पे ही गिरोगे ना। लक्ष्य हमेशा सितारों को बनाओ। एम फॉर द मून, एम फॉर द स्टार्स। ऊपर जितने हो सकते हैं उतने ऊपर लक्ष्य बनाइए, याद रखना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया आप जब CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL का फॉर्म भी भर देना। CHSL मून है, CGL स्टार है, समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप CGL की तैयारी कर लेते हैं तो चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, चाहे GD हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनो हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, या इसके अलावा आप चाहे जितने भर्तियों की बात करिए, IB है, DRDO है, जितना कुछ भी जो भी ये इसरो वाले एग्जाम लेते हैं, बार्क वाले एग्जाम लेते हैं, ये सब कुछ, और उसका जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है बाबू। याद रखना एक बार जल्दी से, इस सेशन की PDF चाहिए ना, तो इस सेशन की PDF के लिए सबसे पहले फटाफट से आप लोग ऐप डाउनलोड करो। देखो बाबू लिंक लगी हुई है, इस सेशन की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। हमारे हर सेशन की हम तो आपको लगभग हमारे जो सेशंस होते हैं ना, जो हमारे पेड सेशन होते हैं, उनका भी PDF आपको देंगे।
है ना, बीच बीच में हम आपको उनके कुछ कुछ पीडीएफ देते रहेंगे ताकि आपको मजा आए उन पीडीएफ्स को पढ़ करके कि हाँ भाई पेड में हमारा क्या कंटेंट रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीजीएल की इस क्लास के पीडीएफ को पाने के लिए सबसे पहले बाबू ऐप डाउनलोड करो, ऐप में एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर लो, ऐप जल्दी डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक कहां है, तो आप देखिए कि जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में ऐप डाउनलोड करने की लिंक लगी हुई है ब्लू कलर से। जो सबसे ऊपर है ना कमेंट, जो कमेंट सबसे ऊपर है वही सबसे ऊपर वाला कमेंट आपका ब्लू कलर वाला जो लिंक है उसी पे क्लिक करो। अच्छा, दूसरा क्या है फायदा वो बता देता हूं भैया। देखो, सीजीएल की तैयारी का मतलब कि जो आपका सीएचएसएल है वह भी बढ़िया और इसके अलावा अदर एग्जाम भी बढ़िया, सब बढ़िया हो जाएगा, याद रखो। तो देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना बढ़िया से, तो हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं और आपको बस सर्च करना है गूगल पर जाकर के अड्डा 24/7। तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, यहां देखिए तो आपको ऐसे वेबसाइट खुल करके आएगी। इस वेबसाइट पर आप देखिए तो यहां पर ये ऐसे पेज खुल करके आएगा और ये जो वेब पेज है इसमें देखो भैया, आगे चल करके मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऑल कोर्सेज पे जाइए, एसएससी पे पहुंचिए और एसएससी में पहुंचने के बाद एसएससी सीएचएसएल देख लीजिए एक बार। अच्छा, सीएचएसएल के अलावा मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एसएससी सीजीएल में देखिए हम लोग ना आपके लिए रिपीटर्स बैच लेकर के आए हैं। ये देखो भैया, ये फाइनल सिलेक्शन बैच है, रिपीटर्स बैच। इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं आपको, तो इसमें वैल्यू एडिशन हमने ऐड किया हुआ है। 200 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहे हैं, 215 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 222 ई बुक्स दे रहे हैं और ये बैच मात्र 999 में जो आपको मिल रहा है ना, ये आपका स्टडी प्लान भी आप देखोगे तो आपको परफेक्ट मिलेगा। देखो, इसमें स्टडी प्लान में प्रतिभा सर लिख दिया है गलती से, प्रतिभा मैम है ये, तो प्रतिभा मैम है। प्रतिभा मैम आपको 10 से 11 सुबह पढ़ाती हैं, सुबह 9 से 10 हम आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। इसमें देखो, हम ही पढ़ा रहे हैं, नवदीप सर आपके, साहिल सर इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, याद रखिए। गगनदीप सर आपको इसमें करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, दीक्षित सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, विनय सर आपको रीजनिंग और विवेक सर आपको कंप्यूटर की क्लासेस देंगे। समझ रहे हो ना। तो ये जो है ये सब कुछ हम आपको क्रैश बैच में लेकर के आए हैं। इसको आप जब परचेज करने जाएंगे तो बस एक ही कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। कूपन कोड में गलती मत कीजिएगा, Y263 Y263, और जैसे ही Y263 लगाएंगे आप देखिए बैच आपको कितने का मिल रहा है, 919 मात्र का। तो ये जो 919 मात्र का आपको बैच मिल रहा है, इसके लिए मैंने आपको जो कूपन कोड बताया है वह कूपन कोड याद रखिए। क्या है कूपन कोड? कूपन कोड है Y263। जैसे ही Y263 लगाएंगे। अच्छा, दूसरा फायदा भी बता देता हूं, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो ऐप में मिल जाएंगे आपको कॉइन, ऐप में आपको कॉइन मिल जाते हैं और ये कॉइन प्लस ये कोड मिला करके आपको लगभग 80% ऑफ दे देंगे। तो यानी ये जो बैच है, ये बैच आपको हो सकता है कि 850 के आसपास मिल जाए और यही चीज सीएचएसएल पर भी लागू होती है। सीएचएसएल कहने का मतलब जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है उस पे भैया। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का अगर परीक्षा देने जा रहे हो ना, तो बाबू ध्यान देना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा के लिए आपको बस इतना फोकस करना है कि यहाँ एसएससी में जाइए, एसएससी में सीएचएसएल ऑप्शन देखिए, सीएचएसएल में देखिए यहाँ पर एकलव्य बैच है ना। एकलव्य बैच में आप देखो 700 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास मिल रही है, 196 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। बस आप यहां से बाय नाउ कीजिए और बाय नाउ करते समय वही कूपन कोड Y263 Y263, जैसे ही आप Y263 लगाएंगे, Y263 लगाते ही ये देखिए बैच आपको 919 मात्र का हो जाएगा। तो बस कूपन कोड भूलना नहीं है, मेहनत करनी है पर्याप्त और किसी भी हाल में कम नहीं करना है अपनी मेहनत को। तो कूपन कोड क्या होने वाला है, Y263। ठीक है, तो भैया याद रखिए और ऐप डाउनलोड करिए तुरंत फटाफट। आपकी जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में ऊपर की तरफ ब्लू लिंक में लगा हुआ है। धन्यवाद, ख्याल रखिए, मिलते हैं आप सभी से फिर से शाम के 5 बजे के सेशन में और सुबह 6 बजे के सेशन में। जय हिंद।